रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच आज सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी। तो अरावली मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अरावली रेंज में खनन को लेकर चिंता जताई थी। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है और ऐसे में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। तो बड़ी खबर, जहां पर एक फैसला आया था कि 100 फीट से जो कम होंगे पहाड़, वहां पर खनन हो सकता है। केंद्र सरकार ने फिर संज्ञान लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी खनन पर रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ जब से ये फैसला आया था उसके बाद से ही आप देखिए कि अरावली को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हुए गए। सेफ अरावली को लेकर, अरावली बचाओ को लेकर, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी हकीकत तक यहाँ पर अरावली को बचाने के लिए संघर्ष किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस ने अरावली संरक्षण और सरकारी नीतियों के विरोध में जन जागरण अभियान तेज कर दिया, जिसे बीजेपी न सिर्फ खारिज कर रही है बल्कि कांग्रेस को उसका अतीत भी याद दिला रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के आंदोलन को चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नाकाम कोशिश बताया। ये रिपोर्ट देखिए। तेज हुआ अरावली पर्वतमाला पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने किया आर पार की जंग का ऐलान। बीजेपी ने कहा कांग्रेस खड़ा कर रही चाय के प्याले में तूफान। अरावली बचाने की लड़ाई जारी है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मसले पर वो इंच भर भी पीछे नहीं हटेगी और सरकार को झुकाकर ही मानेगी। अलवर में 27 दिसंबर को शुरू हुए अरावली बचाओ जन आंदोलन के मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर खनन माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप लगाया था। डोटासरा ने कहा था, अरावली क्षेत्र में भी 52 टेंडर दे दिए, 1 महीना भी नहीं हुआ फैसला आए और 1 महीने में इन्होंने कैसे 2 बिड निकाल दी, कैसे टेंडर कर दिए और कैसे माइनिंग के डॉक्यूमेंट बना लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में भी 52 लीज माफियाओं को देने की टेंडर निकाले हैं और दे भी दिए बताते हैं। तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। आप कहाँ अरावली को ढूंढते जाओगे? आप बताओ कितनी जगह कितनी माइनिंग। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इस सरकार की तैयारी कैसे हुई? उस लीज को तैयार करने के लिए, टेंडर करने के लिए और देने के लिए इतनी क्या आनंद फानन में क्या करना था? एक और जहां कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी उस पर अपने कार्यकाल में अरावली को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। 2002 के अंदर गहलोत साहब ने काबीना की बैठक में इसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद इन्होंने लगातार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिए। अब उल्टे बास बरेली को जा रहे हैं, जिनके कांड से अरावली का ये फैसला आया। अब वही सड़क पर उतर रहे हैं। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली में किसी भी प्रकार की कोई भी खनन की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद भी मुद्दा है नहीं, बिना मुद्दों के मुद्दा बनाना। गौरतलब है कि अरावली विवाद पर सीएम सरकार का संकल्प पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। इसके स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 जिलों में वन, पर्यावरण, खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएगी। अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत 29 दिसंबर को अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में भारी चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की।
जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। इससे पहले 1985 से चले आ रहे गोदावर्मन और MC मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आज कई अहम बैठकों में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। ABVP जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। 3 बजे सीएमओ में आयोजित होगा ग्राम प्रेजेंटेशन। शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और 5 बजे सेना दिवस परेड की तैयारियों पर बैठक भी सीएम की रहने वाली है। तो आज सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम, जयपुर से बड़ी खबर है। कई सारे बैठकों में शिरकत करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सबसे पहले जन सुनवाई करेंगे। फिर ABVP जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन है, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर 3 बजे सीएमओ में जो ग्राम प्रेजेंटेशन आयोजित किया गया है उसमें सीएम मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक है, जल संसाधन विभाग की, उसमें वो उस बैठक में शिरकत करेंगे और जहां पर समीक्षा करेंगे। और फिर शाम 5 बजे सेना दिवस परेड की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है तो इसलिए बैठक भी महत्वपूर्ण बताई गई है। तो देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जन सुनवाई रहने वाली है, जहां पर आमजन मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियां रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही ABVP के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन भी सीएम के द्वारा किया जाना है। कई बैठकें प्रस्तावित हैं जिस पर आज सीएम मौजूद रहेंगे। 3 बजे सीएमओ में आयोजित होगा ग्राम प्रेजेंटेशन और शाम को 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री द्वारा ली जाएगी। एक और बड़ी खबर जयपुर से है। बीजेपी में आज से फिर कार्यकर्ता सुनवाई शुरू होगी। बीजेपी मुख्यालय में आज से वापस शुरू होगा ये कार्यक्रम। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यकर्ता सुनवाई रहने वाली है। मंत्री जोराराम कुमावत और मंत्री विजय सिंह आज कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे। तो आपको याद होगा कि चुनाव के बाद से ही ये शुरू हो गया था, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कार्यकर्ता सुनवाई होगी। एक तरफ जन सुनवाई और दूसरी तरफ कार्यकर्ता सुनवाई। तो आज से फिर से कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में ही फिर से वापस कार्यकर्ता की सुनवाई शुरू होगी। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यकर्ता सुनवाई की जाएगी। और आज जो मंत्री कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे वो जोराराम कुमावत है और विजय सिंह। तो देखिए, कार्यकर्ता ये सुनवाई पहले भी बीजेपी के द्वारा की गई थी और एक बार फिर इसकी शुरुआत होने जा रही है। दौसा का ऐतिहासिक डांग बंगला अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दरमियान शुरू हुआ विवाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। देखिए रिपोर्ट। डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा। किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो न्यायालय का जवाब पहले से दिया जाएगा। भैया वो तो उनसे पूछो क्या न्यायालय दहलास देंगे, क्या रास्ते देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी,
जिसमें राज्य सरकार की योजना को बखान है, उनको फाड़ दे, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब नहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए। ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यम मार्ग की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किए थे, हमने फोन किया था बेटा डांगला खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन पे मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी, क्या नहीं थी, हम बाहर हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। दरअसल डाक बंगला PWD विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने 108 और 104 एम्बुलेंस की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि हड़ताल टलने से आमजन और मरीजों को राहत मिली है। यूनियन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कल रात 12 बजे से जो एम्बुलेंस कर्मी है वो हड़ताल पर जाने वाले थे, जिसके चलते पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमरा जाती, क्योंकि नए जो टेंडर नियम आए हैं उसको लेकर ये विरोध देखने को मिला था। हालांकि अभी ये एम्बुलेंस की हड़ताल टल गई है। 31 दिसंबर तक के लिए हड़ताल को टाल दिया गया है। नए टेंडर में कहा गया था कि 8 घंटे की बजाय जो वर्किंग टाइम आवर्स होंगे वो 12 घंटे होंगे और 12,730 रुपए इन्हें वेतन मिलता है, उसमें भी कटौती की जाएगी। यहाँ पर एम्बुलेंस के जो यूनियन थे उन्हें कहना था कि वर्किंग आवर्स 12 नहीं 8 घंटे होने चाहिए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए और हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, जिसको लेकर कल अल्टीमेटम दिया गया था। 12 बजे के बाद से जो 104 और 108 एम्बुलेंस है वो नहीं चलेंगे, अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला टलता हुआ नजर आया। 31 दिसंबर तक एम्बुलेंस हड़ताल टल गई है और बोला गया है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।